साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देर रात जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके दी गई। इस धमकी भरे कॉल के बाद हरकत में आई पुलिस ने तुरंत कॉल को ट्रेस किया। पुलिस ने इस मामले में प्रसाद नगर के रैगरपुरा के रहने वाले एक शराबी शख्स को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी हेमंत ने शराब के नशे में पीएम नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी पुलिस कंट्रोल रूम में दी थी। पीसीआर कॉल पर धमकी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम भेजी गई, जिसने हेमंत कुमार को हिरासत में लिया, जिसकी उम्र 48 साल बताई गई। हेमंत कुमार करोलबाग का रहने वाला है। पुलिस की टीम पूछताछ के लिए हेमंत को थाने ले आई। बता दें कि हेमंत पिछले 6 सालों से बेरोजगार है और उसे शराब पीने की लत लगी है। बता दें, इससे पहले अप्रैल महीने में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली थी। किसी अज्ञात शख्स द्वारा 112 नंबर पर मैसेज कर धमकी दी गई थी। इसके बाद पुलिस महकमे में मची हड़कंप के बाद एजेंसियां अलर्ट हो गई। सीएम योगी को धमकी मिलने के बाद एजेंसियों ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था। ये पहली बार नहीं जब योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली। इससे पहले भी लखनऊ में उनके आवास के पास बम की सूचना मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी मिली देर रात। इस दौरान एजेंसियां अलर्ट मोड पर आई। पुलिस ने कॉल ट्रेस किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। करोलबाग का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है कि 6 साल से आरोपी बेरोजगार था और उसे शराब पीने की भी लत लगी थी। इसी दौरान पुलिस कंट्रोल रूम में उसने फोन किया और पीएम को जान से मारने की धमकी दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुछ सालों में जिन लोगों ने वन भूमि या धार्मिक कार्ड में प्रतीक खड़े किए हैं, वो सब अतिक्रमण की जद में आने वाले हैं। अब जो कार्रवाई आप करने जा रहे हैं सर? देखिए, अतिक्रमण को लेकर हमने कुछ गाइडलाइन तय की हुई है और मुख्य सचिव को मैंने आज ही उनको कहा है कि इस पर ठीक प्रकार से व्यवस्था बनाए। ये किसी को परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। जो लोग वन भूमि पर अभी पिछले कुछ सालों पर काबिज हुए हैं या धार्मिक आड़ में जिन्होंने कुछ धार्मिक प्रतीक खड़े कर लिए हैं और उन सभी को हटाना, अतिक्रमण की जद में आने वाले, और जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उनका वेरिफिकेशन करना और उनकी ठीक प्रकार से जांच करना और उसको हटाना, ये हमारा काम है। इसमें कहीं किसी को परेशान करना, जो गोठ हैं, खत्ते हैं या जो बरसों बरसों से अध्यासित हैं, वन पंचायतों पर अध्यासित हैं, ऐसे लोगों को परेशान करना कतई भी हमारा उद्देश्य नहीं है। और जो भी इस प्रकार की गतिविधियों को करेंगे, निश्चित रूप से उसको भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और सभी को कह दिया गया है कि किसी को कोई परेशानी इस अभियान से नहीं होनी चाहिए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 10 साल की अवधि के लिए एक नया साधारण पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए एनओसी मांगने वाली याचिका का विरोध किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की याचिका पर कोर्ट में जवाब दाखिल किया। स्वामी ने तर्क दिया है कि राहुल गांधी के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। राहुल गांधी 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए योग्यता से रहित है। न्यायालय, न्याय और कानून के व्यापक क्षेत्रों में राहुल गांधी के मुकदमे पर निर्णय लेने में अन्य सभी संबंधित मामलों की जांच और विश्लेषण के बाद अनुमति देने के विवेक का प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, न्याय के हित में स्थित स्तर पर राहुल गांधी के पासपोर्ट के लिए एनओसी 1 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसकी सालाना समीक्षा की जा सकती है या जैसा कि अदालत उचित समझे। अपने जवाब में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, पासपोर्ट रखने का अधिकार अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह एक पूर्ण अधिकार नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अपराध की रोकथाम के हित में सरकार द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है। बता दें कि बुधवार को नए पासपोर्ट के लिए एनओसी की मांग कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने एनओसी जारी करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वो बार बार विदेश जाते हैं, उनके बाहर जाने से जांच में रुकावट पैदा हो सकती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्वामी को जवाब दाखिल करने के लिए 1 दिन का समय दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी जवाब में राहुल गांधी को 10 साल के लिए पासपोर्ट वाली याचिका का विरोध किया।
महाराष्ट्र कांग्रेस में किसी बड़े भूकंप के आने के संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ असंतोष तीव्र हो चुका है। महाविकास अघाड़ी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे विजय वडेट्टीवार समेत कुछ बड़े नेताओं का शिष्टमंडल दिल्ली पहुंचा। ये हाई कमांड से मिलकर प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को हटाने की मांग करने वाले हैं। आशीष देशमुख को 6 साल के लिए पार्टी से निकाले जाने के बाद उन्होंने भी नाना पटोले के खिलाफ जमकर हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ राज्य स्तर के नेताओं में असंतोष की बात कोई नई नहीं है। विधायक दल के नेता बाला साहेब थोरात के साथ उनके मतभेद भी हाल ही में खुलकर सामने आए थे, पर हाईकमांड का अब तक विश्वास पटोले पर कायम रहा है। इस वजह से पार्टी के असंतोष धड़े को अब तक कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन यह असंतोष एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। एक तरफ कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली विजय से पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में उत्साह की लहर है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ असंतोष शिखर पर है। सूत्रों के मुताबिक नाना पटोले की कार्यशैली के खिलाफ कांग्रेस का एक शिष्टमंडल शिकायत करने के लिए दिल्ली पहुंचा। कहा जा रहा है कि इसे शिष्टमंडल का नेतृत्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार कर रही हैं। वे नाना पटोले की ओर से चंद्रपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवतले को आनंद फानंद में निकाले जाने से नाराज बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि वे नाना पटोले को हटाए जाने की मुहिम शुरू कर चुकी हैं। कर्नाटक में मिली जीत के बाद अब कांग्रेस राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार धार्मिक रंग में रंगती नजर आ रही है। दरअसल प्रदेश सरकार के देवस्थान विभाग ने गुरु पुष्प के शुभ संयोग के मौके पर प्रदेश के सभी सरकारी मंदिरों में पीली पताका फहराने का फैसला लिया है। जयपुर के बड़ी चौपड़ स्थित कल्की मंदिर से 25 मई से इसकी शुरुआत हुई। देवस्थान विभाग की मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि ध्वजारोहण का एक अलग ही महत्व है। किसी मंदिर के ऊपर झंडा इसलिए ही लगाते हैं कि शांति और खुशहाली की पताका फहरती रहे। इसी तरह पूरे प्रदेश में खुशहाली रहे। ओम शक्ति और सूर्य प्रकाश का प्रतीक है। सूर्य ऐसे देवता है जिनके हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं। नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक में कोविड वर्ष 2020-21 के लिए बड़े राज्यों में 3 दक्षिणी राज्य केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना शीर्ष प्रदर्शन करने वाले स्टेट के रूप में उभरे हैं, जबकि छोटे राज्यों में त्रिपुरा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश की सूची में दिल्ली सबसे नीचे है। वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था, जो 2024 स्वास्थ्य प्रदर्शन संकेतकों को शामिल करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को मापता है। नीति आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विश्व बैंक के सहयोग से यह स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 हेल्थ इंडेक्स दिसंबर 2022 तक जारी होनी थी, लेकिन अभी तक इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। माना जा रहा है कि नीति आयोग ने 2020-21 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साझा की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक संपर्क करने पर नीति आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि रिपोर्ट उचित समय पर सार्वजनिक की जाएगी। स्वास्थ्य सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 2 मापदंडों पर आकलन करता है: वृद्धिशील प्रदर्शन, वर्ष प्रगति और समग्र प्रदर्शन। मैसूर से सांसद और बीजेपी नेता प्रताप सिम्हा ने लोगों को 1 जून से बिजली का बिल ना भरने को कहा है। उन्होंने कांग्रेस के मुफ्त बिजली के वादे को याद दिलाते हुए कहा कि अगर बिजली खपत 200 यूनिट से नीचे है तो बिल का भुगतान नहीं करना चाहिए। दरअसल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने पर 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था। कांग्रेस ने कर्नाटक में 135 सीटों पर जीत हासिल की। सिद्धारमैया के सीएम पद की शपथ लेते ही सभी गारंटियों को जल्द लागू करने की बात कही गई। अब बीजेपी ने सरकार को 1
1 जून तक का समय दिया है। बीजेपी का कहना है कि अगर अगले महीने तक फ्री बिजली योजना लागू नहीं हुई तो वो सड़कों पर उतरेगी। बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा ने ऐलान किया है कि फ्री पावर स्कीम को लागू किए जाने की मांग करते हुए वो मैसूर कोडगू क्षेत्र में धरना देंगे। उन्होंने कहा कि अगर खपत 200 यूनिट से अधिक है तो सिर्फ अतिरिक्त खपत का ही भुगतान किया जाए। तो इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।